बच्चों इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 की इतिहास पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है बच्चों हमारे अतीत भाग 2। हमारे अतीत भाग 1 बच्चों कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है जो कक्षा 6 में चलती है। वहीं 7वीं में हम बात करेंगे जो इतिहास के पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है हमारे अतीत भाग 2। बच्चों इसमें जो पहला अध्याय है जिसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों कि जो हजारों वर्ष है ये हजारों वर्ष कौन से हैं, अर्थात ये बात हो रही है बच्चों 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक का जो समय है, अर्थात ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का समय है। 700 से 1750 ईस्वी का समय। इस कालखंड में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है या जो परिवर्तन हुए हैं उनका अध्ययन हम इस पुस्तक के अंतर्गत करेंगे। और इसके पहले भाग में हम बात करेंगे कुछ मानचित्र हैं और जो इतिहास के स्रोत हैं उनके बारे में। तो बच्चों इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इतिहास को मूल रूप से कितने कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखें बच्चों भारत का जो इतिहास है इसको हम 3 कालखंडों के अंतर्गत विभाजित करके अध्ययन करते हैं, जिसमें बच्चों पहला भाग है हमारा प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा है मध्यकाल का इतिहास और तीसरा कालखंड है आधुनिक काल का इतिहास। अब देखें बच्चों प्राचीन काल का इतिहास है जो कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत कौन सी घटनाएं हैं जो प्राचीन काल के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, वो है कक्षा 6 के इतिहास में। वहीं बच्चों हम बात करेंगे कक्षा 7 की जो ये इतिहास और ये खंड हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें पूरा का पूरा अपना मध्यकाल का इतिहास का अध्ययन होगा। वहीं बच्चों उसके बाद की आगामी जो कक्षा है उसमें आधुनिक काल के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल में बच्चों क्या होता है कि जो समय है वो 6000 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी पूर्व का समय प्राचीन काल के इतिहास के अंतर्गत आता है। वहीं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है प्राचीन काल के इतिहास के अंतर्गत। वहीं बच्चों इस पुस्तक में हम बात करेंगे जो समय है मोटा मोटा विभाजन किया जाता है 500 से 1500 ईस्वी, या फिर ये विभाजन 700 से 1750 ईस्वी तक भी विभाजित किया जाता है। इसमें बच्चों समय का कोई निश्चित भाग नहीं है या फिर निश्चित कोई बिंदु नहीं है जिसके ऊपर समय का क्या किया जा रहा हो, यहाँ पे विभाजन किया जा रहा हो। एक काल से दूसरे काल में जाते हैं तो कई तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें बदलाव देखने को मिलता है, उसी के आधार पर काल का विभाजन किया जाता है। और बच्चों इसमें हम देखेंगे कि जो राजपूत हैं, दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य और धार्मिक आंदोलन, ये सभी कौन से खंड में पढ़ेंगे, मध्यकाल के इतिहास में पढ़ेंगे। वहीं बच्चों आधुनिक काल की बात करें तो जो 1500 ईस्वी या फिर 1750 ईस्वी के बाद का समय जो है वर्तमान तक का समय, वो किस में आएगा, पूरा का पूरा आधुनिक काल के इतिहास के अंतर्गत आएगा, जिसमें विदेशियों का आगमन, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो रही है, 1857 की क्रांति और भारत का स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन इसमें आधुनिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब बच्चों फिर से बता दूं कि इस पुस्तक में हम केवल और केवल किसका अध्ययन करेंगे, मध्यकालीन जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका अध्ययन हम इस पुस्तक के अंतर्गत करेंगे। और जिसका समय मोटा मोटा बच्चों बात करें 500 से 1500 ईस्वी या फिर जो 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी, लगभग 1000 वर्ष का जो समय है उसका अध्ययन हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। तो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें बच्चों एक मानचित्र बनाया गया है, जो मानचित्र जो निर्माण की कला या निर्माण का समय है उसका एक प्रारंभिक समय का ये मानचित्र है। 1154 ईस्वी में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी द्वारा इसे बनाया गया, अर्थात 1154 में इस मानचित्र का निर्माण किया गया। अरब भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है अल इदरीसी। अल इदरीसी के द्वारा इस प्रकार का जो मानचित्र है वो बनाया गया। यह नक्शा उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के नक्शे का एक भाग है जो भारतीय उपमहाद्वीप को भी दर्शाता है। बच्चों इन्होंने पूरे विश्व या फिर दुनिया का नक्शा बनाया था और उसका एक भाग ये है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। अब बच्चों बात करेंगे इसमें जो वर्तमान उत्तरी भारत के स्थान पर किसको दिखाया गया है, दक्षिण भारत को दिखाया गया है। और श्रीलंका की स्थिति भी इन्होंने कहां पर दिखाई, उत्तर की ओर देखिए, अर्थात अल इदरीसी ने जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी स्थिति उत्तर की ओर दिखाई है। जगहों के नाम बच्चों अरबी भाषा में यहाँ पर दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के लिए इन्होंने कन्नौज नामक शब्द का प्रयोग किया, अर्थात इस मानचित्र में अल इदरीसी ने उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके लिए किस नाम का प्रयोग किया है, कन्नौज नाम का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो अरबी भाषा के शब्द हैं। अब देखें बच्चों एक दूसरा मानचित्र है
जिसका निर्माण हो रहा है 1720 ईस्वी में। फ्रांसीसी मानचित्रकार है क्विलोम दा लिस्ले, इन्होंने इस मानचित्र को बनाया बच्चों 1720 में। बच्चों वही हमने देखा कि जो पीछे वाला मानचित्र था वो था 1154 ईस्वी का। अब इनमें बच्चों मोटा मोटा अंतर देखें तो 600 वर्ष का अंतर इनमें देखा जा सकता है। और इस उपमहाद्वीप के तटीय क्षेत्रों को इसमें क्या दिया गया है बच्चों, बारीकी से दिखाया गया है। देखिए बच्चों, ये जो उपमहाद्वीप है भारत का अपना, इसमें हम बात करें कि ये जो क्षेत्र हैं तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों को इसमें बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है इस मानचित्र के अंतर्गत। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इसी मानचित्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चों ये समुद्री यात्राएं करते थे, इसलिए इस मानचित्र में क्या किया गया है, तटीय क्षेत्र को अत्यधिक बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि इनके द्वारा क्या किया जाता था, जो जलयानों के द्वारा समुद्री यात्राएं की जाती थी, इसलिए ये मानचित्र उनके लिए क्या था, बहुत ही उपयोगी था। अब देखें बच्चों, नई और पुरानी शब्दावली। बच्चों समय के साथ साथ में भाषा के अर्थ और जो शब्दों के अर्थ है वो बदलते रहते हैं। तो किस प्रकार से बदलते हैं, देखिए बच्चों, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ अत्यधिक बदली है। व्याकरण की दृष्टि से ही नहीं बच्चों, जो शब्दों के अर्थ है वो भी क्या हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं। देखें बच्चों किस प्रकार से कि जो मध्य युग की जो फारसी और आधुनिक फारसी है ये भी क्या है, पूर्णतः भिन्न है। वहीं बच्चों हम एक शब्द देखें पर्टिकुलर, हिंदुस्तान शब्द। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आज जिस अर्थ में किया जाता है उस अर्थ में जब ये शब्द गढ़ा गया था यह अर्थ नहीं था। देखें बच्चों, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आज जो भारत नामक अपना राज्य है उसके लिए प्रयोग में किया जाता है। लेकिन बच्चों ये शब्द 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने इसका प्रयोग किसके लिए किया, पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। किन्होंने, फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने। वहीं बच्चों हिंदुस्तान शब्द का आज प्रयोग हम कर रहे हैं संपूर्ण भारत के लिए, जबकि जब इस शब्द को गढ़ा गया था तब इसमें दक्षिण भारत के या फिर जो उत्तरी और पूर्वी भारत है, उत्तरी पूर्वी भारत, उसके क्षेत्रों को इसमें शामिल किया ही नहीं गया था। देखिए 13वीं सदी में बाबर के द्वारा हिंदुस्तान शब्द का किस प्रकार से उपयोग होता कि उपमहाद्वीप के जो भूगोल है, पशु पक्षियों और यहाँ के जो निवासी है उनकी संस्कृति का वर्णन करने के लिए बाबर के द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है 16वीं सदी में। देखें बच्चों किस प्रकार से समय के परिवर्तन के आधार पर हिंदुस्तान जो शब्द है उसके अर्थ बदलते जा रहे हैं। अब देखिए एक इसी प्रकार का अन्य शब्द है बच्चों, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द बच्चों वर्तमान में हम बात करें तो जो किसी अन्य देश के द्वारा जो नागरिक अपने देश में आता है या फिर जो अपने देश का नहीं है, उन सभी नागरिकों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, विदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं। देखें जो अन्य देश का हो उसके लिए क्या शब्द है, विदेशी। लेकिन बच्चों इतिहास में हम बात करेंगे कि इस विदेशी शब्द का अर्थ क्या है। देखें किसी अन्य गांव से आने वाला अनजाना व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग नहीं होता था उसके लिए भी किस शब्द का प्रयोग होता था, विदेशी शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन वर्तमान में इस शब्द के मायने और अर्थ क्या है, पूर्ण रूप से बदल गए हैं। जो नगरवासी थे उनके लिए जो वनवासी या फिर ग्रामीण संस्कृति के लोग होते थे वो भी क्या होते थे, विदेशी होते थे। लेकिन बच्चों वर्तमान में देखें कि इस शब्द के जो प्रयोग हैं और अर्थ हैं वो क्या है, पूर्णतः भिन्न है। अब बात करेंगे कि ये जो समय है अपना मध्यकालीन इतिहास का समय 700 से 1750 ईस्वी का समय, इसमें जो इतिहासकार हैं और इतिहासकारों के द्वारा इस समय के लिए कौन कौन से जो स्रोत हैं उनका प्रयोग इतिहास को जानने के लिए किया गया। तो देखिए बच्चों इन्होंने सिक्कों से, शिलालेखों, स्थापत्य कला और लिखित साक्ष्यों, इन सभी का प्रयोग करके जो मध्यकालीन इतिहास है उसको गढ़ने का प्रयास किया है। इस काल में कागज क्रम से क्या होता गया बच्चों, सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी कागज होने लगा। इसी कारण इस युग में क्या है कि जो प्रमाणिक और लिखित सामग्री है उसकी संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। बच्चों इसके पहले का समय जो हम कक्षा 6 के इतिहास में पढ़ते हैं कि जो प्राचीन काल है उसके इतिहास में इन कवियों और लेखकों के द्वारा लिखने के लिए पांडुलिपियों का प्रयोग किया जाता, पांडुलिपि को बनाने के लिए काफी समय लगता। लेकिन अब धीरे धीरे बच्चों जो मध्यकाल है इसमें जो कागज है, कागज क्या हो रहा है, धीरे धीरे
सस्ता हो रहा है। तो सस्ता हो रहा है तो जो लिखित सामग्री है वो धीरे धीरे क्या लगने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। देखें बच्चों, लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के आदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के जो स्रोत हैं, इन सभी को लिखने में प्रयोग करते थे। किसका? कागज का प्रयोग करते थे। धनी व्यक्ति, शासक वर्ग मठ तथा मंदिर पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे और इन्हें पुस्तकालय और अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब बच्चों, पांडुलिपियां जो प्राचीन काल की थी, उनको यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एकत्रित किया जा रहा है और पुस्तकालय और अभिलेखागारों में इनको रखा जा रहा है। अभिलेखागार से तात्पर्य बच्चों देखें कि जो एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और ये जो पांडुलिपियां अपने को मिली है उनको संग्रहित करके रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार को अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के जो ब्यौरे होते हैं उनको रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। कहाँ पे बच्चों? अभिलेखागारों के अंदर। तो अभिलेखागार क्या है? पूर्ण रूप से बात करें कि जो एक ऐसा स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और रिकॉर्डों को रखा जाता है, वो स्थान क्या कहलाता है? अभिलेखागार कहलाता है। अब देखें बच्चों, जो कागज का मूल्य है वो समय के साथ साथ किस प्रकार परिवर्तित हुआ है। यहाँ पे दो प्रसंगों की तुलना करेंगे कि एक बात हो रही है बच्चों 13वीं शताब्दी की, वहीं दूसरी बात हो रही है बच्चों 14वीं शताब्दी की। अब 13वीं शताब्दी में क्या है बच्चों, एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी और उस प्रतिलिपि को तैयार करने के लिए उसके पास कागज नहीं था। अब कागज नहीं है तो इस विद्वान के द्वारा क्या किया जा रहा है बच्चों, एक ऐसी पांडुलिपि जो इसके लिए उपयोगी नहीं थी, उस पांडुलिपि को धोकर उसने क्या किया, उसके कागज को सुखाया और उसका इस्तेमाल उसने नई प्रतिलिपि बनाने में किया। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कागज क्या है, कागज यहाँ पे कम है। इसलिए क्या कर रहा है ये विद्वान, इस प्रतिलिपि को धोकर वापस क्या कर रहा है, पांडुलिपि को सुखा रहा है और सुखाकर इसका प्रयोग प्रतिलिपियों को बनाने में कर रहा है। वहीं बच्चों इसकी एक सदी बाद अर्थात 14वीं सदी में बात करें तो बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार कोई वस्तु कागज में लपेट कर दे देता। तो बच्चों यहाँ पे देखें कि यहाँ पर कागज की जो पूर्ति है वो क्या है, अधिक है। और कोई भी सामान, खाद्यान्न सामग्री यदि दुकान से लेते हैं तो दुकानदार कागज में उसको लपेटकर अपने को यहाँ पे 14वीं शताब्दी में दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों देखें कि कब कागज अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध होता था, 13वीं शताब्दी में या फिर 14वीं शताब्दी में। तो बच्चों बात करेंगे कागज 13वीं शताब्दी में अधिक महंगा था और कम उपलब्ध था। वहीं बात करें 14वीं शताब्दी में तो यहाँ पर कागज क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है और अधिक मात्रा में यहाँ पर लोगों और लेखकों के लिए कागज क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। अब अधिक उपलब्ध रहता है तो यहाँ से क्या मिलेंगे बच्चों, अधिकांशतः लिखित साक्ष्य इस काल के हमें मिलेंगे। इस समय छापे खाने नहीं थे, इसलिए नकलनवीस क्या करते थे, हाथ से विभिन्न प्रकार की जो पांडुलिपियां होती थी उनकी प्रतिलिपियां या प्रतिकृतियां बनाते थे। इस समय तक छापे खाने नहीं है, इसलिए बच्चों क्या कर रहे हैं कि ये जो लेखक और नकलनवीस हैं ये क्या कर रहे हैं, हाथ से ही विभिन्न ग्रंथों और पांडुलिपियों की क्या कर रहे हैं, प्रतिलिपियां प्रतिकृतियां तैयार कर रहे हैं। और इस क्रिया में इनके द्वारा छोटे मोटे फेरबदल होते रहते थे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही, जिससे अंत में एक मूल ग्रंथ की क्या हुई, अलग अलग प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई। बच्चों मूल ग्रंथ इस समय सब लोगों के पास में उपलब्ध नहीं होता था, बहुत कम के पास में मूल ग्रंथ उपलब्ध होता था, इसलिए ये प्रतिलिपि को पढ़कर दूसरी प्रतिलिपि तैयार करते हैं और दूसरी प्रतिलिपि में क्या होता, मूल प्रतिलिपि और जो अन्य प्रतिलिपि होती थी उससे भिन्नता मिलती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रतिलिपियां मूल ग्रंथ से क्या हो गई, अलग हो गई। अतः इतिहासकारों को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही ग्रंथ की जो विभिन्न पांडुलिपियां हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी इतिहासकार को क्या मिलेगी बच्चों, सही जानकारी मिल पाएगी। अब बच्चों देखें कि कई बार जो लेखक होता था वो स्वयं ही अपने ग्रंथों में क्या कर देते थे, संशोधन कर देते थे। अब बात करें 14वीं शताब्दी के जो प्रमुख इतिहासकार और लेखक हैं, इनका नाम है बच्चों जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने 1356 ईस्वी में पहली बार अपना वृतांत या ग्रंथ लिखा और जिसमें 2 वर्ष बाद ही इन्होंने स्वयं ही क्या कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बच्चों किस प्रकार जो है वो ग्रंथों में विभिन्न लेखकों और इतिहासकारों के द्वारा समय समय पर इनमें संशोधन और प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। अब यहाँ पे बात करें कि 2 लिपियां हैं बच्चों, एक है नस्तलिक लिपि और दूसरी है सिकस्त लिपि। इनकी तुलना करें कि
इस लिपि को धारा प्रवाह रूप में लिखा जा सकता है। वहीं बच्चों ये जो लिपि आपको दिखाई दे रही है ये अधिक सघन है, संक्षिप्त है और कठिन है। तो बच्चों इस भाग में हम यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे नए सामाजिक और जो राजनीतिक समूह है उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।